हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे टेस्टी बाइट्स ईटेबल्स के बारे में। हम इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे, ये पैसे कैसे कमाते हैं, इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे, इनके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखेंगे और एंड में हम इसका वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। सो हम शुरू करते हैं डायरेक्ट बिजनेस मॉडल से। सो टेस्टी बाइट बेसिकली दो सेगमेंट से पैसा कमाती है। एक इनका है कंज्यूमर बिजनेस जो RTE रेडी टू ईट सेगमेंट से, और दूसरा फूड सर्विस बिजनेस से। तो RTE जो रेडी टू ईट सेगमेंट है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली सब्जी या चावल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बने हुए होते हैं। आपको सिर्फ पैकेट में से निकाल के इसको गर्म करना है, तो आपको यहाँ खुद बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें अगर चना मसाला बनाना है तो हमें उसके लिए चने पूरे भिगाने पड़ेंगे, उसमें मसाले डालने पड़ेंगे, उसको बनाना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा और तब जाके वो सब्जी बनती है। लेकिन RTE रेडी टू ईट सेगमेंट में ये पूरा सब कुछ बना हुआ होता है, आपको सिर्फ पैकेट में से निकाल के उसको गर्म करना है। सो टेस्टी बाइट का एक सेगमेंट होता है ये RTE सेगमेंट। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा चना मसाला, बॉम्बे पोटैटोज या ऑर्गेनिक राइस और नूडल्स में ये लोग डील करते हैं। सो इनके इंडियन मील्स, एशियन मील्स, ऑर्गेनिक मील्स, इन सब में ये लोग डील करते हैं। टेस्टी बाइट्स के प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं बिके जाते हैं क्योंकि इंडियन मार्केट्स अभी तक रेडी टू ईट सेगमेंट में डेवलप नहीं है। हम ये प्रेफर करते हैं कि हम लोग फ्रेश फूड खाएं, ना कि पैक्ड फूड। लेकिन अभी मैंने हाल ही 2-3 दिन में देखा कि डीमार्ट में टाटाज ने ये RTE सेगमेंट में अभी शुरू किया है। सो उम्मीद ये है कि आगे ग्रोथ होगा, लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता कि टाटा उस सेगमेंट से इतना पैसा कमाता होगा। सो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UK ऐसी जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे बिके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे रेडी टू ईट सेगमेंट काफ़ी पॉपुलर है। वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि ये पैक फूड्स खाने की। जैसे मैंने कहा कि टेस्टी बाइट्स इंडिया में तो बिजनेस नहीं करती, RTE सेगमेंट से, फूड सर्विस से करती है, जो हम आगे देखेंगे। RTE सेगमेंट्स में वो इंडिया से तो बिजनेस नहीं करती, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में ही बनते हैं। जैसे पुणे में उनकी फैक्ट्री है, वहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग सब कुछ होता है और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं इनकी होल्डिंग कंपनी को। सो कैसा स्ट्रक्चर है ये कि जो टेस्टी बाइट्स ईटेबल्स है, ये एक सब्सिडियरी कंपनी है। ये पूरा यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती है और ये बेचती है होल्डिंग कंपनी को, इनकी जो है प्रेफर्ड ब्रांड इंटरनेशनल, जो PBI नाम से जाना जाता है, जो US में है। और PBI को होल्ड करता है मार्स इंटरनेशनल। सो बेसिकली टेस्टी बाइट्स PBI को और मार्स इंटरनेशनल को इनके प्रोडक्ट्स बेचती है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केटिंग है, वो PBI और मार्स देखती है। तो यहाँ पे टेस्टी बाइट्स को डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग देखने की जरूरत नहीं है। इसकी जो होल्डिंग कंपनी है PBI, वो देख लेती है डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग, और PBI को जो एक्वायर करके रखा है, जो मार्स इंटरनेशनल है, वो भी इसकी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन देखती है। आगे हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे हुआ और इसका फायदा टेस्टी बाइट्स को कैसे होता है। और जैसे मैंने कहा कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज में बिकते हैं, जैसे US, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। यहाँ पे वहाँ पे जो सुपर मार्केट्स है, जैसे कॉस्टको हो गया, वुलवर्थ हो गया, वॉलमार्ट हो गया, क्रोगर्स हो गया, हो सकता है मैं इनके नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे इनके जो ये सारे जो सुपर मार्केट्स है, काफी बड़े सुपर मार्केट्स है, काफी रेप्यूटेड सुपर मार्केट्स है, तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स बिके जाते हैं। सो PBI और मार्स का ये काम है कि इसका मार्केटिंग करे, डिस्ट्रीब्यूशन करे इन सारे बड़े बड़े सुपर मार्केट्स में, सारे बेसिकली सुपर मार्केट्स में और रिटेल शॉप्स में। सो फूड इंडस्ट्री में ACV, ऑल कमोडिटी वॉल्यूम का एक मेट्रिक होता है जिसको परसेंटेज में देखा जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मेट्रिक है। सो इनका जो था 47% था, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। इनका सेकेंड बिजनेस सेगमेंट है जो कि फूड सर्विस बिजनेस है। तो यहाँ पे ये बेसिकली सॉसेस और फ्रोजन फूड्स में डील करते हैं। तो जो QSR है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, मतलब क्या, जैसे डोमिनोज, पिज्जा हट, मैकडॉनल्ड्स, इनको हम QSR बोलते हैं। सो यहाँ पे जो सॉसेस लगते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद जो रेस्टोरेंट्स है, केटरर्स है या छोटे छोटे कैफेज है, वहाँ पे भी ये कंपनी सॉसेस प्रोवाइड करती है, फ्रोजन फूड्स प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे मैंने कहा, इनके इस सेगमेंट में कस्टमर्स है पिज्जा हट, बर्गर किंग, डोमिनोज,
सबवे, फासोस, HUL, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। पहले ना फूड सर्विस सेगमेंट में ये सिर्फ इंडिया से पैसा कमाते थे। जैसे इन्होंने 2006 में ये सेगमेंट शुरू किया, तो पहले ये लोग सिर्फ इंडिया से पैसा कमाते थे, लेकिन अभी जैसे ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, यहाँ से भी ये बिजनेस करते हैं। सो जैसे यहाँ पर इंडिया में डोमिनोज है, वहाँ पे ईस्ट एशिया में या अफ्रीकन कंट्रीज में भी डोमिनोज या पिज्जा हट्स होंगे, तो वहाँ पे भी ये लोग उन्हीं QSRs को सॉसेस प्रोवाइड करते हैं, फ्रोजन फूड्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपने मैकडोनल्ड्स में पिज्जा मैकपफ खाया होगा, तो वो जो प्रोडक्ट है वो भी इन्होंने ही बनाया है, इन्होंने ही डेवलप किया है, जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ है। तो अगर मैं इनके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करूं, 45.43% के आसपास इनका USA से रेवेन्यू आता है, 34 के आसपास इनका इंडिया से आता है। इंडिया में जो B2B जो फूड सर्विस बोला मैंने, जैसे QSR या होटल्स को ये लोग जो सॉसेस या फ्रोजन फूड्स सप्लाई करते हैं, वहां से आता है। अराउंड 20% रेवेन्यू इनका बाकी के देशों से आता है, और 64.72% कंज्यूमर बिजनेस से आता है, जो कि RT रेडी टू ईट सेगमेंट है, और बाकी का जो अराउंड 36% है वो फूड सर्विस बिजनेस से आता है। अब हम इस कंपनी की हिस्ट्री देख लेते हैं। 1986 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी। रवि घाई और रवि किशन अग्रवाल ये फाउंडर्स थे इस कंपनी के। 1992 में इंडियन गवर्नमेंट के कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस थे, तो उसकी वजह से यहाँ भारत सरकार ने ये बोला था कि अगर कोई फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है तो उनको 50% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से लाना होगा, और उस 50% रेवेन्यू में से भी 80% एग्रीकल्चर रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसे में जब पेप्सी भारत में आया था, तो पेप्सी को भी ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस लागू हुए थे। तो ऐसे में पेप्सी ने टेस्टी बाइट के साथ पार्टनरशिप की और वो प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर बेचने लगे। तो पेप्सी में तब मिस्टर अशोक वासुदेवन थे, जो अभी PBI जो प्रेफर्ड ब्रांड इंटरनेशनल, जो आज के डेट में टेस्टी बाइट्स की होल्डिंग कंपनी है। अशोक वासुदेवन उन्होंने बाद में PBI फॉर्म की, पहले वो पेप्सी में काम करते थे। तो पेप्सी और टेस्टी बाइट का जो ये कोलैबोरेशन हुआ था, तो उसमें पूरा एक्सपोर्ट डिवीजन मिस्टर अशोक ही देखते थे। सो उसके बाद जब ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस खत्म हो गए, तो उसके बाद पेप्सी और टेस्टी बाइट का ये जो पार्टनरशिप था वो भी एंड हो गया। सो बाद में कुछ टाइम बाद मिस्टर अशोक वासुदेवन ने ये प्रेफर्ड ब्रांड इंटरनेशनल शुरू किया, जो आज टेस्टी बाइट्स की होल्डिंग कंपनी है। तो जब पेप्सी के साथ टेस्टी बाइट का कोलैबोरेशन खत्म हुआ, उसके बाद टेस्टी बाइट के बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो लोग करीब करीब बैंकरप्सी के आसपास पहुंच गए थे। सो ऐसे में तब HUL ने टेस्टी बाइट्स को एक्वायर किया। HUL तब HLL के नाम से जाना जाता था, और फिर HUL ने जब इनको एक्वायर किया, तब भी पुणे से, मतलब इंडिया से ये प्रोडक्ट्स बन के जाते थे, और HUL ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया PBI को, प्रेफर्ड ब्रांड इंटरनेशनल, क्योंकि तब तक अशोक वासुदेवन ने ये PBI शुरू कर ली थी। सो उसके बाद HUL यहाँ से प्रोडक्ट्स बना के PBI के पास बेचता था, तो PBI उसका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन देखती थी। तो PBI अशोक वासुदेवन की ही थी, और HUL के लिए तो बहुत छोटा डिवीजन था, तो HUL इसकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था, और उसके लिए इतना कोई बड़ा डिवीजन था नहीं। तो ऐसे में जो अशोक वासुदेवन थे, जो PBI के फाउंडर थे और जो इसका मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, उन्होंने HUL से कहा कि आप ये कंपनी हमें दे दो, क्योंकि तब भी HUL के लिए भी ये ज्यादा प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही थी टेस्टी बाइट। सो उसके बाद HUL से PBI ने, मतलब मिस्टर अशोक वासुदेवन ने PBI के थ्रू ये कंपनी खरीद ली। सो ऐसे टेस्टी बाइट्स PBI के पास आई। तो आज टेस्टी बाइट्स की जो होल्डिंग कंपनी है वो PBI है, प्रेफर्ड ब्रांड इंटरनेशनल। लेकिन फिर 2015 में जापानीज की एक कंपनी ने आके PBI को एक्वायर किया, लेकिन 2016-17 के आसपास उन जापानीज कंपनी को लगा कि नहीं, हमें अभी और टाइम और इन्वेस्टमेंट चाहिए कंज्यूमर बिजनेस में आने के लिए, तो वो वहां से उन्होंने स्टेक हटा दिया। तो 2017 में मार्स इंटरनेशनल, जो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने PBI को एक्वायर किया। सो बेसिकली टेस्टी बाइट्स PBI के पास था, क्योंकि टेस्टी बाइट्स की होल्डिंग कंपनी PBI थी, और अब PBI की होल्डिंग कंपनी है मार्स इंटरनेशनल। सो बेसिकली मार्स इंटरनेशनल ने जब PBI को एक्वायर किया 2017 में, तो उसके साथ साथ उनको टेस्टी बाइट कंपनी भी मिल गई। सो ऐसे ही इनकी हिस्ट्री रही है, ऐसे इनके इतने प्रमोटर ग्रुप चेंज हुए हैं। अब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं कि क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है। तो ग्लोबली देखा जाए, लोगों की फूड हैबिट्स चेंज हो रही है, लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन यस, लोग वेजिटेरियन हो रहे हैं।
तो टेस्टी बाइट्स की जो आरटी सेगमेंट्स है, यहाँ पे ये लोग वेजिटेरियन खाना ही देते हैं। और यूएस में अगर आप देखोगे तो वीगन की जो ग्रोथ हुई है वो 500% से ग्रो हुआ है 2014 से। इंडियन खाना बहुत पॉपुलर हो रहा है अगर इंटरनेशनल देखा जाए तो। प्लांट बेस्ड फूड्स की ग्रोथ की वजह से यहाँ ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। फिर आप देख रहे होंगे डायबिटीज रेट्स बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी रेट्स बढ़ रहे हैं। इसके वजह से लोग हेल्दियर ऑप्शंस चूज कर रहे हैं, ऑर्गेनिक चूज कर रहे हैं। टेस्टी बाइट्स ऑर्गेनिक फूड में भी है। यहाँ टेस्टी बाइट्स लीडर है। वर्किंग वुमेन पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर इनके दूसरे सेगमेंट जो फूड सर्विस सेगमेंट है अगर उनकी बात करें तो इंडिया में अभी भी क्यूएसआर इतने अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हुआ है। सो क्यूएसआर में अच्छी ग्रोथ आएगी। ऑर्गेनाइज मार्केट भी बढ़ना एक्सपेक्टेड है, जैसे जो बड़े बड़े कैफेज, होटल्स, ये जो ऑर्गेनाइज मार्केट है इसका बढ़ना एक्सपेक्टेड है। तो ऐसे में ये कंपनी जो सॉसेस या फ्रोजन फूड्स इन क्यूएसआर या इन बड़े रेस्टोरेंट्स को या होटल्स को देती है, तो यहाँ पे जैसे ही फूड इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज होती जाएगी वैसे इनके पास इन सॉसेस के या फ्रोजन फूड्स के कॉन्ट्रैक्ट आते जाएंगे। तो जैसे इंडस्ट्री में तो ग्रोथ है हमने देखा, अब हम इनके मोड्स की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात करते हैं। याद है मैंने आपको कहा था कि ये कंपनी बैंकरप्सी के यहाँ पे चली गई थी। तो ये लोग बैंकरप्सी से कैसे टर्न अराउंड हुए, तो उन्होंने 3 चीजों पे बहुत ध्यान दिया, एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एक प्रोडक्ट इनोवेशन और एक पैकेजिंग पे। तो हम देखेंगे इनके जो मोड्स हैं या जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है ये 3 चीजों पे काफी रिवॉल्व होता है और इसके वजह से टेस्टी बाइट इतनी बड़ी कंपनी या इतना अच्छा ब्रांड बना है। तो पहला मोड या पहला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो मुझे दिखता है वो है स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफी स्ट्रॉन्ग है। इसका एक रीजन है पीबीआई, प्रिफर्ड ब्रांड इंटरनेशनल, जो अशोक वासुदेवन चलाते हैं। जो अशोक वासुदेवन इस कंपनी के फाउंडर है। तो जैसे मैंने कहा कि इनको यूएस के मार्केट का काफी एक्सपीरियंस है। तो टेस्टी बाइट्स का जो रेवेन्यू है यूएस से ज्यादा आता है और पीबीआई रिस्पॉन्सिबल है टेस्टी बाइट्स के यूएस में डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के लिए। तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे कॉस्टको मैंने कहा, वुलवर्ड्स, वॉलमार्ट, ये सारे जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स है यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स रखना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इनके अपने ही कुछ क्वालिटी सर्टिफिकेशंस होते हैं। और अगर कॉस्टको में टेस्टी बाइट्स के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मतलब टेस्टी बाइट की क्वालिटी काफी अच्छी है। कॉस्टको अपने सुपरमार्केट में सिर्फ क्वालिटी कॉन्शियस प्रोडक्ट्स ही रखता है। 2016 में ये देखा गया था कि यूएस में अराउंड 38,500 सुपरमार्केट्स है, तो उसमें से 20,000 सुपरमार्केट्स में टेस्टी बाइट्स के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जैसे मैंने कहा ये लोग जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स है वहां जब अपने प्रोडक्ट्स रखते हैं तो कॉस्टको का जैसे देखा गया है कि अगर क्वालिटी कॉन्शियस प्रोडक्ट नहीं रहा तो कॉस्टको अपने सुपरमार्केट में ये प्रोडक्ट रखना ही बंद कर लेगा। तो ऐसे में टेस्टी बाइट्स न जाने कितने सालों से कॉस्टको के साथ डील कर रही है और कॉस्टको जहां जहां है वहां वहां टेस्टी बाइट्स के प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। तो अगर कॉस्टको ऑस्ट्रेलिया में है वहां पे भी टेस्टी बाइट्स है, तो कनाडा में है वहां पे भी टेस्टी बाइट्स के प्रोडक्ट्स है। सो बेसिकली यहाँ पर क्वालिटी सर्टिफिकेशंस लिए जाते हैं। तो जैसे यूएस के लिए यूएस एफडीए है, जापान के लिए जेएएस या जैज सर्टिफिकेशन है, मिडिल ईस्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन है, यूके में बीआरसी सर्टिफिकेशन लगता है, यूरोपियन कंट्रीज में कोडैक सर्टिफिकेशन लगता है। तो ये सारे सर्टिफिकेशंस टेस्टी बाइट के पास है। एमटीआर, हिमालय, हालांकि ये लोग काफी ट्राई किए सारे सर्टिफिकेशंस लेने के, लेकिन उनके पास भी सारे सर्टिफिकेशंस नहीं है। और हालांकि एमटीआर टेस्टी बाइट से काफी पुराना है, लेकिन फिर भी टेस्टी बाइट ही ऐसी कंपनी है जिसके पास ये सारे सर्टिफिकेशंस है। सेकेंड मोड जो मुझे नजर आता है वो है प्रिफर्ड सप्लायर का। देखो अगर डोमिनोज या पिज्जा हट्स को सॉसेज या फ्रोजन फूड्स चाहिए तो वो अपने सारे आउटलेट्स के लिए मांगेंगे, ठीक है। कोई नया प्लेयर आता है जो सॉसेस या फ्रोजन फूड में डील करता है तो उसको एक मिनिमम क्वांटिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है और ये प्रोसेस थोड़ा लंबा और थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ऐसे में कोई नया प्लेयर यहाँ पर एंटर होने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये जो क्यूएसआर्स हैं ये लोग बहुत क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। तो इनको चाहिए कि इनके जो सप्लायर्स हैं वो लोग भी काफी अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे। तो इमेजिन करो मैकडोनल्ड्स के बर्गर्स में या डोमिनोज के पिज्जाज में कॉकरोच निकल के आ गया तो ये इनके मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज के ब्रांड को काफी खराब करेगा। तो ऐसे में ये लोग ये जो क्यूएसआर्स हैं ये लोग जिस सप्लायर से डील करते हैं इनको एक्सपेक्टेड रहता है कि वो सप्लायर भी काफी क्वालिटी कॉन्शियस हो। तो यहाँ पर जो टेस्टी बाइट्स है ये लोग काफी क्वालिटी पे ध्यान देते हैं।
इनकी क्वालिटी बहुत सुपर्ब है। इसी वजह से कॉस्टको या वुलवर्थ या वॉलमार्ट, ये सारे जो सुपरमार्केट्स हैं, ये टेस्टी बाइट्स के प्रोडक्ट्स अपने पास रखते हैं। तो ऐसे में जो इनके सॉसेस हैं या जो फ्रोजन फूड्स हैं, यहाँ पे भी इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। और एक बार इन क्यूएसआर्स को इनके सॉसेज या फ्रोजन फूड्स अच्छे लग गए तो एक ही बार में ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ऐसे में एक बार टेस्टी बाइट से लिया, दूसरी बार किसी और सप्लायर से लिया, ऐसे ये लोग नहीं करते हैं। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते जाते हैं। बेसिकली इनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है, क्योंकि एक बार इस कस्टमर को सॉस या फ्रोजन फूड अच्छा लग गया तो वो लोग अपना सप्लायर चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे में इनके रेवेन्यूज को अफेक्ट हो सकता है, डोमिनोज या पिज्जा हट्स के रेवेन्यू को अफेक्ट हो सकता है। तो इस बिजनेस में इनके जो कस्टमर्स हैं काफी स्टिकी कस्टमर्स हैं, तो ऐसे इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। थर्ड मोड या थर्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो मुझे नजर आता है वो है ब्रांड। टेस्टी बाइट का काफी अच्छा ब्रांड है। फूड इंडस्ट्री में ब्रांड बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन टेस्टी बाइट ने यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रांड क्रिएट किया है। और ये क्यों ब्रांड क्रिएट किया है? आपको पता है इनके प्रोडक्ट्स में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई केमिकल्स नहीं है, इनके प्रोडक्ट्स फ्रिज में भी नहीं रखे जाते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स इनकी पैकेजिंग की वजह से फ्रेश रहते हैं। अब बात करते हैं कि मार्स इंटरनेशनल ने जब इनको एक्वायर किया तो मार्स इंटरनेशनल के एक्विजिशन से इनको कैसे फायदा होगा। मार्स इंटरनेशनल दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है और जैसे उन्होंने पीबीआई के थ्रू टेस्टी बाइट को एक्वायर किया है, वैसे ही इसके कुछ और भी कंपनीज हैं जो इन्होंने एक्वायर की है और वो आज लीडिंग कंपनीज हैं। तो आपको पता है कि पेडिग्री अपने सेगमेंट में लीडिंग प्रोडक्ट है। स्नीकर्स चॉकलेट जो है आपने सुना होगा, वो भी मार्स इंटरनेशनल की है। मार्स के सारे प्रोडक्ट्स आपको या सारी कंपनियां आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। मार्स एक ग्लोबल ब्रांड है और इसके ऑलरेडी बहुत प्रोडक्ट्स बहुत सारे देशों में सुपरमार्केट्स में मिलते हैं। तो मार्स के लिए टेस्टी बाइट के प्रोडक्ट्स न्यूअर मार्केट्स में इंट्रोड्यूस करवाना बहुत आसान होगा। मार्स का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसका फायदा टेस्टी बाइट्स को होगा। तो अब अपन फाइनेंशियल्स देखते हैं, टेस्टी बाइट्स के फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं। तो आप अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे, सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी रही है। नेट मार्जिन अगर आप देखोगे तो अराउंड 9% इनकी नेट मार्जिन है। आरओई अगर आप देखोगे अराउंड 30% है। एचयूएल डाबर के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि एचयूएल डाबर ये बहुत काम आउटसोर्स करती है और यहाँ पर जो टेस्टी बाइट्स है वो ये सारी चीजें खुद मैन्युफैक्चर करती है। तो यहाँ एसेट बेस ज्यादा है, वहीं एचयूएल डाबर का एसेट बेस बहुत कम होने की वजह से आरओई उनका ज्यादा लगता है। अगर आप इनके ग्रोथ नंबर्स देखोगे तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई है और ये आगे भी फास्ट ग्रो होगी और मार्च के बाद तो इनकी ग्रोथ काफी अच्छी होने वाली है। अगर मैं एफसीएफ फ्री कैश फ्लो की बात करूं तो यहाँ फ्री कैश फ्लो कम रहेगा, क्योंकि ये बहुत कैपेसिटी एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ एफसीएफ जो फ्री कैश फ्लो है आपको इतना कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। अगर इनके आप वर्किंग कैपिटल साइकिल देखोगे ना तो वो अराउंड 34 डेज का है। अनलाइक इंडियन एफएमसीजी सेक्टर जहां नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है, जैसे आप एचयूएल देखो, यहाँ उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप इसको इंडियन एफएमसीजी से कंपेयर ना करके यूएस एफएमसीजी कंपनीज के साथ कंपेयर करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि टेस्टी बाइट्स का वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि यूएस में सुपरमार्केट जैसे इनके प्रोडक्ट सुपरमार्केट में मिलते हैं, तो उन सुपरमार्केट्स को जैसे कॉस्टको हो गया, वॉलमार्ट हो गया, इनको काफी बार्गेनिंग पावर मिलती है। तो ये लोग ये जो सुपरमार्केट्स हैं ये बार्गेनिंग पावर एंजॉय करते हैं। इनका वर्किंग कैपिटल साइकिल इनके पीयर्स के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। इनके मार्जिन जो 9% है वो मुझे ठीक ठाक लगते हैं, मे बी इतने नहीं हैं, क्योंकि एक तो इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, हम आगे रिस्क में देखेंगे, और दूसरा क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सुपरमार्केट्स में बिकते हैं तो यहाँ पर इनको ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं है। सुपरमार्केट्स को काफी अच्छा बार्गेनिंग पावर होता है, क्योंकि सुपरमार्केट्स अपने वॉल्यूम में खरीदते हैं, तो वहां पे इनको सुपरमार्केट्स को इनको जो प्रोडक्ट्स देने पड़ते हैं वो थोड़े सस्ते भाव में देने पड़ते होंगे, क्योंकि ये लोग वॉल्यूम में वहां पर सेल करते हैं। तो ऐसे में सुपरमार्केट्स के हाथ में ज्यादा बार्गेनिंग पावर होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इनके मार्जिन भी अराउंड 9% है, जो इतने ज्यादा भी नहीं है और इतने कम भी नहीं। अब बात करते हैं इनके रिस्क की, थ्रेट्स की। तो सबसे पहला थ्रेट मुझे जो ये लगता है कि इन्होंने ये एनुअल रिपोर्ट में भी मेंशन किया कि इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है और इसकी वजह से शायद इनके मार्जिन्स भी ठीक ठाक है।
तो जैसे इनका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, जैसे अनियन हो गया, टोमेटो हो गया, या ग्रोसरी के आइटम्स हो गए, ठीक है। सो इन सारे में आप देखोगे कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इनकी जो रॉ मटेरियल जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी, राइट। तो इन्होंने जैसे एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया है कि इनकी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी प्राइस स्टेबल रहती है। तो ऐसे में इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। तो अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ा या इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, उनके अगर दाम बढ़े, तो ऐसे में इनको जो फाइनल प्राइस है, इनका जो फाइनल प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस ये लोग बढ़ा नहीं सकते, या ये सक्सेसफुली जो इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो अपने कस्टमर्स तक पास नहीं कर सकते। सेकेंड जो मुझे थ्रेट लगता है वो है मील किट डिलीवरी का। इंडिया में ये नहीं चलता, लेकिन यूएस में या ये सारे जो बाहर के देश हैं वहां पे ये अभी काफी पॉपुलर हो रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, तो ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ये लोग अपने शेफ मेड ऐसे कुछ रेसिपीज बनवाते हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शन ये लोग डिलीवर करते हैं। तो ऐसे में अगर मुझे इंग्रेडिएंट्स सब राइट प्रोपोर्शन में मिल रहे हैं तो मैं आरटीई सेगमेंट में क्यों जाऊंगी, फिर मेरे पास इंग्रेडिएंट्स भी है, मेरे पास इन राइट प्रोपोर्शन भी है, मुझे सिर्फ उसको मिक्स करके थोड़ा गर्म करके थोड़ा बना के खाना है। तो ऐसे में मैं रेडी टू ईट सेगमेंट जो है या जो वो पैक्ड खाना है मैं उसको ना यूज करके या उसकी तरफ ना जाके मैं ये मील किट जो है उसकी तरफ जाऊंगी। तो डेवलप कंट्रीज में अभी ये मील किट शुरू हुआ है, जैसे ब्लू एप्रॉन आपने सुना होगा, उसने ये शुरू किया है। और थर्ड रिस्क है पैक्ड फूड्स ना लेके लोग फ्रेश खाने की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। लेकिन इसको टेस्टी बाइट कैसे कैटर कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि टेस्टी बाइट्स के प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, केमिकल्स नहीं है, ठीक है। सो ऐसे में टेस्टी बाइट्स भी उनको वही स्वाद दे रहा है, वही क्वालिटी दे रहा है, जिसके वजह से लोग टेस्टी बाइट्स को प्रेफर करते हैं। अब अगर मैं इसकी वैल्यूएशंस की बात करूं, मुझे ये आज की वैल्यूएशन पे थोड़ा महंगा लगता है। ये बात है कि काफी अच्छे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं और काफी अच्छा ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा जो इसका स्टॉक प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा महंगा लगता है। लेकिन जो पी रेशो है, सिर्फ यही एक टूल नहीं होता किसी भी स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए। तो जैसे आप इसका अगर एवरेज पी भी देखोगे तो एवरेज पी से ये थोड़ा ज्यादा पी के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इसका रीजन भी है क्योंकि ये बहुत ही हाई ग्रोथ कंपनी है, इन्वेस्टर्स को इस कंपनी से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए इस कंपनी को थोड़ा हाई पी भी देके रखा है। लेकिन फिर भी आई अग्री की ग्रोथ बहुत अच्छी है, आई अग्री की इनके प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके ग्रोथ के कंपैरिजन में, प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में मुझे ये कंपनी ग्रोथ को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे थोड़ी ज्यादा महंगी लगती है। मैं ये नहीं बोलती कि मेरा वैल्यूएशन एकदम सही है, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप इस कंपनी को अपने रडार में जरूर रखिएगा। जब भी आप देखोगे कि इसका शेयर प्राइस काफी अच्छे परसेंटेज से नीचे गिरा है तो तब आप अपने पोर्टफोलियो में इसको जरूर अक्यूमुलेट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।